भी लॉस हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। प्रॉफिट होने का नाम ही नहीं ले रहा। पंचर गाड़ी चलाएंगे तो मुश्किल तो आएगी ही। इसे गैम्बलिंग क्यों कहते हैं? हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्केट फॉर वेल्थ। मैं हूं आदित्य। न जाने कितने यूट्यूब चैनल्स छान मारे, न जाने कितने पेजेस गूगल कर दिए, कितने ही किताबें पलट चुके हो, न जाने कितने इंटरव्यूज़ देख लिए, पॉडकास्ट देख लिए, फिर भी प्रॉफिट होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये समस्या है। सोचा था कि जो लॉस हुआ है सिर्फ बस वो कवर हो जाए, उसके बाद मार्केट छोड़ दूंगा, फिर भी लॉस हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। सोचा इक्विटी मार्केट छोड़ दूं, क्रूड में चले जाऊं, कमोडिटी में ट्राई कर लूं, सब कुछ कर चुका हूं, फिर भी समझ नहीं आता कि इस मार्केट में प्रॉफिट करने का या प्रॉफिट बनाने का तरीका क्या है। अगर यही आपकी सिचुएशन है तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में ये एक पड़ाव आता ही आता है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी दोस्तों, तो मैं भी बहुत टाइम तक प्रॉफिट लॉस की साइकिल में फंसा रहा, जिसे बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं। शुरुआत सबकी बहुत एंथुसियाज्म से होती है, शुरुआत में प्रॉफिट भी बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन एक टाइम बाद जब आप मार्केट को और इन डेप्थ लेवल पे और सीरियसली लेने लग जाते हैं तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपको समझ ही नहीं आता। आप टेक्निकल एनालिसिस लगा रहे हैं, आप चार्ट्स देख रहे हैं, आप न्यूज़ फ्लो को देख रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ दिन प्रॉफिट हो रहा है, कुछ दिन लॉस हो रहा है, और एंड रिजल्ट ज़ीरो, और ज़ीरो हो तब भी ठीक, एंड रिजल्ट जनरली माइनस में, या फिर जनरली ऐसा होता है कि आप लॉस में होते हैं। अब यहाँ से निकल के प्रॉफिट कैसे कमाना है, या फिर क्या कमियां हैं या क्या गलती है जो आप लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लॉस में हैं और लगातार आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, तो उन्हीं गलतियों को हम ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे। और आपको करना ये है कि कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और फिर आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या कमी जा रही है, क्या गलती है जो आप लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से आप लॉस में हैं और जिसकी वजह से लॉस बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहली गलती जो कि जनरली न्यू कमर्स या जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं वो लोग करते हैं, वो होती है कि आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं मार्केट से। 25 दिन में पैसा डबल। आप चाहते हैं कि मार्केट आपको 50% रिटर्न दे दे मंथली, आप चाहते हैं 25% मंथली रिटर्न मिल जाए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मार्केट में 1 लाख रुपए डाले और फिर नेक्स्ट मंथ से उन्होंने सोचा कि अब वो 15 से 20 हज़ार रुपये महीना इस 1 लाख की कैपिटल पर मार्केट में ट्रेड करके बना लेंगे। ये बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप 1 लाख रुपए पर 10,000 रुपये का भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आप मंथली 10% रिटर्न की बात कर रहे हैं। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो भी कंसिस्टेंटली 10% नहीं बना पाते। जो एक एवरेज ट्रेडर है या जो एक नॉर्मल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो 5% के आसपास मंथ ऑन मंथ बनाता है। और जनरली जो बेंचमार्क है, या फिर आप कैसे देखेंगे कि आप एक अच्छे ट्रेडर है कि नहीं, तो जनरली ऐसा होता है कि अगर आप एफडी के रिटर्न के कंपैरिजन में 3 गुना पैसा सालाना ईयरली बना पा रहे हैं तो आप एक बढ़िया ट्रेडर हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, आप एक सही ट्रैक पर हैं। और फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे ऑटोमेटिकली आप अपनी गलतियों को और आइडेंटिफाई कर पाएंगे और रिफाइनमेंट आएगा और इम्प्रूवमेंट आएगा और आप एक और बेहतर ट्रेडर बन के इस प्रोसेस से निकलेंगे। तो एफडी से 3 गुना अगर आप सालाना बना पा रहे हैं तो आप एक बढ़िया ट्रेडर हैं। मान लीजिए एफडी 10% इंटरेस्ट अभी दे रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 30% ईयरली मतलब 30% सालाना कमा पा रहे हैं तो आप अपने आप को एक ठीक ठाक या फिर बेटर देन एवरेज ट्रेडर कह सकते हैं। तो इसलिए जो नए ट्रेडर्स हैं वो गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उन्होंने 1 लाख रुपए मार्केट में कैपिटल लगाया, अब अगले महीने से भाई साहब 10,000 रुपये महीना या 20,000 रुपये महीना आने लग जाए। ये 10 to 20% या 30% मंथली एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। ये प्रॉफिट होने से रहा और इसकी वजह से क्या होगा, इतने हाई एक्सपेक्टेशन आपने रख लिए कि अब आप बहुत हाई रिस्क लेंगे। उसकी वजह से ये जो 1 लाख है इस पे 10,000 बढ़ना तो छोड़िए, उल्टा 50,000 घट जाता है और आप लॉस पे चले जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो कि जनरली नए ट्रेडर्स करते हैं वो ये होता है कि या तो वो बहुत बड़ी कैपिटल लेके मार्केट में आ जाते हैं, मतलब कि सीधे 20-25 लाख कैपिटल अपने अकाउंट में डाला
और बस शुरू हो गए। और 6 महीने नहीं हुए कि या तो सडनली उन्होंने 1 लाख से शुरू किया और 1 का 10 किया, 10 का 25 किया और फिर अब वो 25 लाख की इस कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ही एडवाइजेबल नहीं होता क्योंकि आप सीखने की स्टेज में हैं, सीखने की प्रोसेस में है। दोस्तों मार्केट बहुत भूखा है। आपने अगर 25 लाख से शुरू किया तो इस 25 लाख रुपए को 25 पैसे में बदलने में मार्केट को हार्डली 1 दिन का समय चाहिए और आपकी एक बड़ी गलती चाहिए, बस दैट्स इट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए उनके पास में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है और वो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि कई लोग क्या करते हैं, बहुत कम कैपिटल के साथ में मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5,000 से ट्रेडिंग शुरू की, अब अगर आप एक सिंसियर ट्रेडर भी हैं तो शुरुआत में क्या होता है कि अगर आप उस 5,000 रुपये पर आप ट्रेड करेंगे तो जो प्रॉफिट बनेगा, जैसा मैंने बताया, अगर आप 5% बना पा रहे हैं तो आप एक ठीक ठाक से ट्रेडर हैं। अब एकदम नए में या जब आप एकदम नए हैं तब तो 5% भी बड़ी बात होती है। तो अगर आप 2% माने तो 5,000 का 2% कितना होता है? 5,000 का 10% होता है 500 रुपये। तो इससे आप दे सकते हैं कि 100 रुपये होता है। तो अगर आप 2% मतलब कि 100 रुपये कमाएंगे पूरे महीने में तो मोटिवेशन आपका कहीं ना कहीं हिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में 1% भी कमाने के लिए आपको उसको समय देना होगा, आपको न्यूज़ फ्लो पे ध्यान देना होगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जाननी समझनी होगी और एग्जीक्यूट करनी होगी। मार्केट के साथ में आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत कम कैपिटल, मतलब अगर आप 5,000 रुपीज़ से मार्केट में आए हैं तो आपके डिस्करेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर आप क्या करेंगे? आप एग्रेसिव ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं इस 5,000 पे 5,000 बना लूँ या फिर इस 5,000 की कैपिटल पे मैं 10,000 जनरेट कर लूँ। फिर चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन या फिर गलत डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो जो एक नए ट्रेडर को करना चाहिए वो है कि आप एटलीस्ट 10,000 रुपये से स्टार्ट करिए और मान करके चलिए कि ये जो 10,000 रुपये है ये आपका ट्यूशन फ़ी लगने वाला है। ये 10,000 रुपये जल्दी ही ज़ीरो हो जाएगा और अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो आपके पास में फिर बैकअप कैपिटल होना चाहिए और कैपिटल मार्केट में डालने के लिए। तो 10,000 से कम से आप शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कमिटमेंट लेवल कम रहेगा। और देखिए, एक्सेप्शन सब जगह हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि 500 रुपये से शुरू करते हैं और 2 साल लगाते हैं और उस 500 रुपये को 5,000 बनाते हैं और उस 500 से 5,000 की जर्नी में इतना सब कुछ सीख लेते हैं कि अब वो आके फिर कितना भी कैपिटल करें वो इजीली प्रॉफिट बना पाएंगे। बट एक नॉर्मल मेंटालिटी ये होती है कि आपको एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी आप उस चीज़ में इंटरेस्ट ले पाएंगे, तभी आप मार्केट के साथ में रह पाएंगे, मार्केट में इफ़र्ट डाल पाएंगे। अगर आपको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं या फिर बहुत ही कम रिटर्न बन रहा है तो आप प्रॉफिटेबल होते हुए भी अपने आप को इनकरेज्ड या फिर मोटिवेटेड नहीं रख पाएंगे, एंथुसियाज्म चले जाएगा। इसीलिए बेटर होता है कि आप एटलीस्ट 10,000 और अगर थोड़े और आप पैसे डाल पाएँ और अगर आप जेन्युइनली मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश करिए 25,000 से आप इस जर्नी को शुरू करें, ताकि आपको 2,000, 5,000, 1,000 कुछ एक ठीक ठाक सा एक अमाउंट आपको एक रिवार्ड के रूप में जब भी आप प्रॉफिट करें तो मंथ एंड पर कोई एक ठीक ठाक सा रिवार्ड मार्केट दे सके। तीसरी कॉमन मिस्टेक जो कि नए ट्रेडर्स मार्केट में करते हैं वो ये कि वो एक ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं बनाते, वो रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। आज मन आया तो किसी स्टॉक का फ्यूचर्स खरीद लिया, आज मन आया तो कोई इंडेक्स शॉर्ट कर दिया, आज मन हुआ तो ऑप्शन सेलिंग कर दिया, कल मन हुआ ऑप्शन बाइंग कर दिया। नहीं कुछ समझ में आया तो 3 महीने के लिए मैं तो पोजिशनल ट्रेड्स लूँगा और नहीं समझ में आया तो अब तो 2 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनकर निकलूँगा, वॉरेन बुफे बनूँगा। इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ में आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए, एक ट्रेडिंग सिस्टम अपने लिए डिज़ाइन कीजिए और उस ट्रेडिंग सिस्टम के साथ एटलीस्ट बेयर मिनिमम 30 to 50 ट्रेड्स करिए। अब ये जो 50 ट्रेड्स आप एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम के साथ लेंगे तो फिर आपको 50 ट्रेड्स के बाद में उस ट्रेडिंग सिस्टम की कमियां, उस ट्रेडिंग सिस्टम का पोटेंशियल और उस ट्रेडिंग सिस्टम से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ये पता चलेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप 2 ट्रेड एक ट्रेडिंग सिस्टम के ले लेंगे, 3 ट्रेड कहीं और कुछ ले लेंगे,
ऐसे रैंडम ट्रेडिंग करके आप कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना सकते। और यही कारण है कि ज़्यादातर जो नए ट्रेडर्स हैं वो लॉस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस इंडेक्स में ट्रेड करना है। वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या एक ट्रेडिंग प्लान के साथ में आगे बढ़ते ही नहीं। दोस्तों, मैं F&O सेगमेंट में ट्रेड करता हूँ। मैं स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलर हूँ और मेरे जनरली जो ट्रेड्स होते हैं 99% ऑफ द ट्रेड्स मैं इंडाइसेस में लेता हूँ। मैं इंडाइसेस को इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करता हूँ। मैं ओवरनाइट पोजीशंस को होल्ड नहीं करता और मैं एक्सपायरी के आसपास ही अपने इंडेक्सेस चूज़ करता हूँ। मतलब जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है जनरली उसी इंडेक्स में मैं इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। अब ये मेरा एक ट्रेडिंग प्लान है और मैं पिछले 2.5-3 सालों से इसी ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इसीलिए प्रॉफिटेबल हूँ। मैं 50 लाख की कैपिटल पर ट्रेड करता हूँ और एक कंसिस्टेंटली मुझे इस वजह से, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग प्लान जो है, आई प्लान माई ट्रेड एंड आई ट्रेड माई प्लान। तीसरा कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान अपने लिए बनाना होगा। उस ट्रेडिंग प्लान को डे इन डे आउट, साल 2 साल 3 साल तक आपको एग्जीक्यूट करना होगा। उस ट्रेडिंग प्लान में जो भी कमियां हैं वो आपको, जब आप उस ट्रेडिंग प्लान को लगातार एग्जीक्यूट करेंगे तो उस ट्रेडिंग प्लान से एसोसिएटेड रिस्क और उस ट्रेडिंग प्लान में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो आपको क्लियर कट पता चलेंगी और उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग प्लान को लगातार अपडेट करते रहेंगे और प्रॉफिट जो है वो बना रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। मस्त प्लान है। तो इसी तरीके से एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग प्लान अपने लिए बनाइए और इसमें समय लगता है दोस्तों। स्टार्टिंग में मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, फिर मैंने पोजिशनल ट्रेडिंग शुरू करी। मतलब कि स्टॉक्स को खरीद के 2 महीने 3 महीने के लिए चार्ट पर ब्रेकआउट्स के बेसिस पे मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट करता। जिन भी चार्ट्स में बड़ा ब्रेकआउट है उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को बाय करता, थोड़े फंडामेंटल्स भी देख लेता था और फिर मैं 2-3 महीने तक उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता। फिर मैंने कुछ समय तक इंट्राडे ट्रेड स्टॉक्स में भी किए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि मुझे एग्जैक्टली ये करना है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या ट्रेडिंग प्लान आपको सूट करेगा, तब से फिर आपका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में प्रॉफिट अंदर आना, इनफ्लो आना शुरू हो। आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाएं उसमें 2 चीज़ों का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ध्यान दें। पहली तो ये कि आप कितना समय मार्केट को दे सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग प्लान आप कितना समय मार्केट के साथ में दे सकते हैं उसके हिसाब से नहीं है तो उस ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आएंगी। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्रेडिंग प्लान डिज़ाइन किया जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग पर बेस्ड है, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज़ इंट्राडे मिलती हैं, एंट्री एग्जिट सब कुछ इंट्राडे हो जाता है। एज्यूम कीजिए कि आप एक फील्ड जॉब में है या आप किसी ऐसे जॉब में है जहाँ पर आप ड्यूरिंग द डे मार्केट में स्क्रीन पर पूरे टाइम आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ और ये सब पूरे टाइम नहीं दे सकते। तो जब आप ऐसे सिचुएशन में है तो आप फिर अपने ट्रेडिंग प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएंगे और एग्जीक्यूशन इज़ द की। अगर आपने अपने ट्रेडिंग प्लान तो बहुत अच्छा बना लिया बट यू आर अनएबल टू एग्जीक्यूट इट वेल, तो फिर अगेन आपको इश्यूज़ आएंगे और आपको फिर से लॉसेस ही होंगे। तो मेक श्योर कि आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाएं वो ऐसा हो कि एक प्लान भी अच्छा हो और उसका एग्जीक्यूशन भी बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग प्लान हो और अगर आपके पास में समय हो तो आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आप पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रह सकते हैं तो फिर इंट्राडे लेवल पे भी बहुत सारे ट्रेडिंग प्लान्स हैं जो आप अपने लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जो जितना टाइम आप मार्केट को दे सकते हैं, जो ट्रेडिंग प्लान है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि ट्रेडिंग प्लान तो बहुत कॉम्प्लेक्स है और दिन में आप 15 मिनट नहीं दे पा रहे मार्केट को। जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर न्यूबी ट्रेडर्स या कि कहना चाहिए न्यू कमर्स करते हैं, और न्यू कमर्स क्या, ये तो जो लोग बहुत टाइम से मार्केट में है वो भी ये गलती कई बार कर देते हैं, वो है स्टॉप लॉस को नहीं लगाना या फिर स्टॉप लॉस को गलत जगह पर लगाना। अच्छा, कई ट्रेडिंग प्लान में ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा रोल होता है। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ ट्रेड्स में तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, कुछ में उसका ध्यान ही नहीं रखा। अगर इस तरीके से आप स्टॉप लॉस के साथ में खिलवाड़ करते हैं तो ये आपके प्रॉफिट के साथ में एंड में खिलवाड़ होने वाला है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है? जनरली स्टॉप लॉस लगाने की जगह अगर आपने बाय किया है या फिर अगर आपने इंडेक्स बाय किया है, स्टॉक बाय किया है, कुछ भी बाय किया है, तो जो सपोर्ट होता है उस सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे जनरली स्टॉप लॉस को लगाया जाता है।
अगर आपने शॉर्ट किया है तो जो नियरेस्ट तोड़ा गया सपोर्ट है या फिर जो अब रेजिस्टेंस बन चुका है उससे हल्का सा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसकी डिटेल्स हम बाद में देखेंगे। अभी समझने की बात यह है कि स्टॉप लॉस को ज़रूर लगाएं। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आज ना कल ये आपका P&L ले डूबेगा, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि जनरली नए ट्रेडर्स करते हैं वो होता है प्रोबेबिलिटी को ना समझना। मार्केट जो है दोस्तों वो संभावनाओं का खेल है। मार्केट एक गेम है। इसे गैम्बलिंग क्यों कहते हैं? इसे कभी कभी गैम्बलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो आउटकम्स हैं, आपके ट्रेड के आउटकम्स जो है वो आपके हाथ में नहीं होते। जब आप कोई फिजिकल बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको एटलीस्ट इतना भरोसा होता है कि अगर आपने एक रीजनेबल प्राइस में किसी चीज़ को खरीदा है तो आप कल को उसको या तो प्राइस टू प्राइस बेच देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देंगे, या फिर एक ठीक ठाक से प्रॉफिट के साथ में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी होती है आपके प्रॉफिट की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मार्केट में प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी अलग तरीके से वर्क करती है। अगर आप ट्रेड ऑन ट्रेड देखेंगे, मतलब कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मुझे कहीं पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, मेरे ट्रेडिंग प्लान ने कहा कि अभी इसी वक्त HDFC बैंक के स्टॉक को खरीद लो। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि HDFC बैंक में ब्रेकआउट आया है और मैंने जितना हो सके मैंने मेरी पूरी कैपिटल HDFC बैंक में फूंक दी। मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, ये सोच के कि ब्रेकआउट आया है तो मेरा तो टारगेट आ ही जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। हर ट्रेड को लेने के पहले आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट संभावनाओं का खेल है। मार्केट प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। चाहे कितना ही बड़ा ब्रेकआउट क्यों ना आ जाए, चाहे पूरी दुनिया ही कहे कि स्टॉक को खरीद लो, फिर भी ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है। हो सकता है कि सबके कहने के बाद भी स्टॉक एक लेवल थोड़ा बहुत ऊपर जाए, या फिर हो सकता है कि स्टॉक ऊपर बढ़ ही ना पाए और स्टॉक क्रैश कर जाए और आपके कैपिटल में बहुत बड़ा डेंट लग जाए। आपको ये समझना होगा कि पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो प्रोबेबिलिटी के साथ में है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने टेक्निकल एनालिसिस को पूरा समझ लिया, अब आप हर ट्रेड पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि आपको एक ब्रेकआउट मिल गया, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया, क्योंकि कोई नेकलाइन टूट गई, कोई ट्रेंड लाइन फूट गई, तो अब प्रॉफिट होना ही होना है। मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता। आपको समझना होगा कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई करें तो दिमाग में हर ट्रेड में ये क्लियर होना चाहिए कि इस ट्रेड में मुझे लॉस हो सकता है, पूरे चांसेस हैं कि मुझे इस ट्रेड में लॉस हो जाए। साथ में ये भी क्लियर होना चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग प्लान, क्योंकि आप ट्रेडिंग प्लान तो टाइम टेस्ट करके ही बनाएंगे, तो जब आप ट्रेडिंग प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन में ये भरोसा होना चाहिए कि अगले 25-30 ट्रेड जब मैं इस ट्रेडिंग प्लान के साथ में लूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो हर ट्रेड पर चिंता न करें। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो गया, सेकंड में लॉस हो गया, थर्ड में लॉस हो गया, जो कुछ भी हुआ, तो आपको अपना जो करेज है या फिर जो अपना एक माइंड की जो स्टेबिलिटी है उसको लूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट बहुत कॉमन मिस्टेक ये होती है, और ये कंसिस्टेंट मिस्टेक होती है। आपने एक बढ़िया ट्रेडिंग प्लान बना लिया, आपने उसको बैक टेस्ट भी कर लिया, मतलब कि आपने उसको अलग अलग तरीक़ों से चेक भी कर लिया, सारे एक्सपेरिमेंट भी कर लिए, उसको थोड़ा बहुत जितना आप रिफाइन कर सकते थे इनिशियल लेवल पे उतना आपने कर लिया। अब आपने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया। अब एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, आपने 2 ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 ट्रेड आप एग्जीक्यूशन शुरू कर चुके हैं, लेकिन आपको अभी मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हर चीज़ में प्रैक्टिस का इम्पॉर्टेंस है। चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप पायलट हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, और चाहे आप कोई ट्रेडर हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो प्रैक्टिस आपको लगेगी। अपने ट्रेडिंग प्लान को प्रॉपरली आप एग्जीक्यूट करते चलिए। स्टार्टिंग में गलतियां भी होंगी, उन गलतियों से डिस्करेज होने का फ़ायदा नहीं। कई बार ऐसा होगा कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आपको पता है कि मेरा ट्रेडिंग प्लान अभी यहाँ पर एंट्री सिग्नल नहीं दे रहा, फिर भी आप स्टॉक को बाय करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इन अर्जेस को आपको समझना है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना है, और ये सब कुछ प्रैक्टिस के साथ में आएगा। जितना समय आप अपने ट्रेडिंग प्लान और स्टॉक मार्केट के साथ में निकालेंगे, उतना ज़्यादा आपका ट्रेडिंग जो है उसमें रिफाइनमेंट आता चला जाएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो है फंडामेंटल्स पर बहुत अच्छी ग्रिप। फंडामेंटल स्टॉक्स की नहीं, लेकिन मार्केट के फंडामेंटल्स पर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्रूड के प्राइस का, डॉलर इंडेक्स का, बॉन्ड प्राइस का, करेंसी का और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, फेड की पॉलिसी का, इंटरेस्ट रेट्स का, गोल्ड के भाव का, इन सभी चीज़ों का, इन सभी अलग अलग चीज़ों का प्लस कुछ डेटा भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इंडिया का जीडीपी डेटा हुआ, आईआईपी डेटा हुआ, फिर यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है। तो इन सभी डेटा का मार्केट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो डेटा आता है अगर ये अच्छा आता है या बुरा आता है तो इसका मार्केट के साथ में क्या कोरिलेशन है, क्या इनके बढ़ने पर मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है या इनका घटना मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, दोनों में से क्या कोरिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें, ये सभी ज़्यादातर जो फंडामेंटल्स है ये मैक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड होने चाहिए, होते हैं इनफैक्ट। तो इन पर आपकी अच्छी ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। आपको फंडामेंटल्स जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं मार्केट के, उन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तब फिर आपके लिए आपका जब आप ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर अभी आपकी फंडामेंटल्स पर ग्रिप नहीं है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा या फिर इन अलग अलग चीज़ों को, या फिर कमोडिटी प्राइजेस का क्या इम्पैक्ट है, गोल्ड और एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है, इसको नहीं समझते हैं, सबसे पहले जाके उसको समझिए। और फिर आप देखेंगे कि आप जब आप ट्रेड करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर होगी। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो कि जनरली नए ट्रेडर्स करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट करना, या तो वो रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई ही नहीं करते। देखिए, बहुत टाइप की रिस्क होती है जब आप कोई ट्रेड ले रहे होते हैं। कुछ चीज़ें होती है सिस्टमैटिक रिस्क। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप क्या करेंगे अगर आपका ब्रोकर जो है, ब्रोकर का ऐप डाउन हो गया, आप तो ऐप से ट्रेड कर रहे हैं, अब आप अपना जो सौदा आपने लगाया है वो आप स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पा रहे। आप क्या करेंगे अगर आपका नेट डाउन हो जाए? आप क्या करेंगे अगर आपका जो ब्रोकर है या फिर जो एनएसई का सर्वर है वो काम करना बंद कर दे? ऐसे केस में आपको जो लॉस होगा उसकी जवाबदारी आपकी है। कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि आपको कितना लॉस हुआ, और कोई आपको पैसे नहीं देने वाला। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है, सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि एनएसई का सर्वर का इशू हुआ, ब्रोकर का कुछ इशू हुआ, या फिर आपके खुद के कुछ अपने लेवल पे एग्जीक्यूशन इशू हुए कि लैपटॉप से आप ट्रेड ले रहे हैं और ट्रेड लेते लेते कुछ इशू आ गया लैपटॉप के अंदर, या फिर आपका नेटवर्क नहीं कर रहा, तो ये सब चीज़ों का रिस्क मैनेजमेंट होना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट होता है ट्रेड लेवल का रिस्क मैनेजमेंट। मतलब एक तो हुआ स्टॉप लॉस लगाना, जो कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई ऐसे दिन होते हैं जबकि एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी होती है। अगर आपका जो ट्रेडिंग प्लान है वो इंसुलेटेड नहीं है एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से, तो इन स्पेसिफिक दिनों में आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बजट डे पर जनरली वॉलेटिलिटी हाई होती है, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट इलेक्शन रिजल्ट डे, जैसे कि कोई इम्पॉर्टेंट आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डे, जैसे कि कोई और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट का दिन। ऐसे कई दिन होते हैं जबकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ऐसा एक्सपेक्टेड होता है। ऐसे दिनों में आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिकली हाई वॉलेटिलिटी के लिए आपका ट्रेडिंग प्लान बनाया है आपने, तब तो बात अलग है, क्योंकि आपका तो ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट ही उस दिन होगा जबकि वॉलेटिलिटी हाई है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पर आधी अधूरी ग्रिप। आपने 1 2 4 पैटर्न कहीं पर कुछ देख लिए और बस अब आप निकल गए शूरवीर बन के और मार्केट में इम्प्लीमेंटेशन करने कि ठीक है, आपने एक टूटी फूटी टेक्निकल एनालिसिस को समझ के एक टूटी फूटी सी ट्रेडिंग प्लान आपने बना लिया और अब आप उसको एग्जीक्यूट करने निकल पड़े। पंचर गाड़ी चलाएंगे तो मुश्किल तो आएगी ही। आपको समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस को आप पूरी तरह से पहले समझिए, इन डेप्थ नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस का लीजिए। कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और उन हर पैटर्न के क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर एग्जांपल बना और अगर उसकी नेकलाइन हॉरिजॉन्टल है, ये किसी एक स्टॉक में बना, किसी दूसरे स्टॉक में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेकिन उसकी नेकलाइन ऊपर की तरफ है, कोई तीसरे स्टॉक में यही हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेकिन अब की बार उसकी जो नेकलाइन है वो नीचे की तरफ है। अब इन तीनों में हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश पैटर्न होता है और नेकलाइन ब्रेक होने पर शॉर्ट किया जाता है। मान लीजिए
ये तीनों पैटर्न्स, मतलब ये तीनों स्टॉक्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बने और ये अलग अलग वेरिएशन के, एक में हॉरिजॉन्टल नेकलाइन, एक में थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लैंटेड नेकलाइन, एक में नीचे की तरफ स्लैंटेड नेकलाइन। तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि इन तीन में से कौन से स्टॉक में ज़्यादा बियरिशनेस है और कौन से स्टॉक को आप शॉर्ट करेंगे। ये आपको तब पता चलेगा जब आप 2-3 बुक्स टेक्निकल एनालिसिस पर पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये थी वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है अगर आप लगातार प्रॉफिटेबल बने रहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। वेरी हैप्पी ट्रेडिंग। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने बैठेंगे तो आपके माइंडसेट में आपको अंतर दिखेगा और आप बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाएंगे। एक वीडियो में सब कुछ समझा पाना संभव नहीं है, बट आई होप आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। हैव ए ऑसम ट्रेडिंग अहेड।